नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, अब हम आपको पिछले क्लास में फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, जिसमें हम अनुच्छेद 14 से लेकर 19 तक की बातें बता चुके थे। 14 में विधि के समझ समता का अधिकार, यानी कानून के सामने सब लोग बराबर है। 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, बताए थे। 16 में हम आपको बताए थे लोक नियोजन के अवसर पर समानता। 17 में बताए थे छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत और 19 भी हम आपको बता चुके थे। थोड़ा 20 की ओर चलते हैं और 20 को समझने की कोशिश कीजिएगा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 अपराध, दोष, व्यक्ति के संबंध में संरक्षण। मतलब क्या? देखिए, आप इसको पढ़िए। अपराध, दोष, व्यक्ति के संबंध में संरक्षण। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, अगर वो अपराधी है, उसको पुलिस मान लिया कि ये अपराधी है, तो उसको भी कुछ अपना माने सरकार के तरफ से ताकत दिया गया है। माने अपराध व्यक्ति के संबंध में उसको भी कुछ संरचना। ऐसा थोड़ा ना कि कोई अगर व्यक्ति अपराधी है तो उसका कोई अपना पावर नहीं है, अधिकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो नियमता अनुसार उसका पालन होता है कि व्यक्ति अपराधी है, चार्जशीट दायर होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, उसको फिर मजिस्ट्रेट उसके बाद सज़ा सुनाया जाएगा, सज़ा काटेगा, फिर उतना ख़त्म होगा तो निकलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसको जीवन भर जेल में घुसा के मारते रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति अपराधी है उसको भी कुछ ना कुछ संरक्षण दिया गया। आखिर क्या क्या संरक्षण है? तो अनुच्छेद 20 में 3 बात कहता है। पहला क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा। एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा। मतलब क्या हुआ? हम सारी बातों को आपको बड़े ध्यान पूर्वक समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कह रहा है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा का मतलब सर, जैसे मान लिया जाए कि हम चोरी किए, माना कि हम जेल में चल गए, हमको जेल में सजा हो गया 3 साल का। 3 साल बाद हम जेल से निकल जाना चाहिए था। कोर्ट कह दिया कि नहीं 3 साल इसको और रखो, तो ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई अपराधी एक बार कोई क्राइम किया है तो उसको एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर एक बार तुमको सजा सुना दिया गया कि 7 साल, तो ऐसा नहीं है कि फिर 2 साल बाद बदल के कहा जाएगा कि ना 15 साल, ऐसा नहीं हो। कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। कोई दिक्कत? ठीक। दूसरा, वर्तमान कानून के तहत सजा मिलेगा। वर्तमान कानून के तहत सजा मिलेगा। कानून के तहत सजा मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? वर्तमान कानून के तहत क्या सजा मिलेगा? कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति जिस समय अपराध किया हो उस समय जो कानून है उसी के तहत उसको सजा मिलेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कि आप 2020 में चोरी किए, सुनिएगा ध्यान से, 2020 में चोरी किए और 2020 में चोरी करने वाले लोगों को 4 साल का सजा का प्रावधान है हमारे संविधान में, 4 साल। कोई व्यक्ति चोरी किया, चोरी करने के बाद उसको 4 साल की सजा दिया गया। 4 साल की सजा दिया जाना चाहिए।
लेकिन क्या हुआ कि 2020 में वह चोरी किया, उसका मतलब डिसीजन आते आते 2021 हो गया, और 21 में सजा का जो प्रावधान था पहले था 4 साल और अब हो गया 7 साल। तो क्या उस व्यक्ति को 2021 में 7 साल का प्रावधान है चोरी का, तो उस व्यक्ति को का 7 साल का सजा होगा कि 4 साल का होगा? 4 साल का। यानी जिस समय आप क्राइम कर रहे हो उस टाइम के कानून के तहत आपको सजा मिलेगा। नहीं समझे बात? जैसे हम अभी कोई क्राइम किए तो हमको अभी जो कानून है, जैसे हम मान लिया जाए कि किसी के घर में से स्केच उठा के लिया, 1 साल का सजा है उठाने का, चोरी करके ले आने का, तो अभी के कानून में 1 साल का सजा है। और मान ली इसका डिसीजन देखते हैं, हमारे यहाँ इतना केस पेंडिंग है कि डिसीजन आते आते 10 साल 15 साल, बहुत ऐसा मामला है मर्डर उर्डर का केस तो 20-20 साल बाद डिसीजन आता है। अभी आप जल्दी में देखे होंगे 20 साल बाद एगो डिसीजन आया, तो होता है, तो बहुत लंबा लंबा घिसता है। तो क्या हुआ कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 1993 में किसी का मर्डर किया, उस समय मर्डर का प्रावधान है 16 साल का कैद होना चाहिए उसको। अब वह व्यक्ति 1993 में वह काम किया, 1995 में क्या हुआ कि मर्डर का जो चार्ज था वो 13 साल हो गया, और 93 में किया, और उसका सुनवाई जो डिसीजन आया 95 में मतलब कोर्ट में सुनवाई हुआ, तो क्या उसको 13 साल का सजा मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, उसको 15 मिलेगा। कहने का मतलब जिस समय आप क्राइम किए हैं उसी टाइम के कानून के तहत आपको सजा मिलेगा, यानी कि आपको उसी टाइम के कानून के तहत आपको सजा मिलेगा। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना होगा खुद के विरुद्ध। किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना होगा। बाध्य नहीं करना होगा मतलब आप समझिएगा बढ़िया से। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को देखते हैं पुलिस ले जाता है, अगर ऐसा ही नहीं रहता, तीसरा 20 का 3, तो कोई भी आदमी को पुलिस पकड़ के ले जाता, मारता दम भर अंदर और कहता कि तू गवाही दो कि तू ही चोरी किया है। सर हम नहीं किए हैं, मारो। चोरी तू किया बोल, तो कहेगा सर हम नहीं किए हैं। कहेगा कि कोर्ट में तुमको बोलना कि चोरी हम ही किए हैं। तो अगर ऐसा पुलिस करेगा तो उसके ऊपर कानूनन केस ठोका जाएगा। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध मार पीट कर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके स्वयं के विरुद्ध किसी को भी गवाही देने के लिए कि नहीं कि आप कोई आदमी को जबरदस्ती देखते हैं पुलिस मारता है, उस समय वो आदमी कह देता है कि ठीक है हम कह रहे हैं कि हाँ हम ही उसको मारे हैं, हत्या किए, और कोर्ट में जाके पलट जाता है, कहता है हम नहीं किए हैं, ये हमको जबरदस्ती मार के उगलवाले है, कहवाले है कि कहो। तो वहाँ पर पुलिस भी पड़ सकता है चक्कर में, जब पुलिस के पास कोई सबूत ना हो। जैसे सबूत ना है, खाली आदमी सबूत है, वो कहा कि हाँ हम ही मर्डर किए हैं, अब पुलिस को पता है कि यही मर्डर किया, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो वो जाके कोर्ट में पलटी मार देगा, कहेगा कि हम नहीं किए। तो याद रखिएगा कि पुलिस किसी को जबरदस्ती मारकर पीटकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके उसके परिवार को परेशान करके जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। बात समझ में आ रहा है? जबरदस्ती नहीं कि हाँ गच्छो कि तू ही चोरी किया, तो भैया हम करवे नहीं किया, हम गए क्यों गच्छेंगे? समझ में आ रहा है बात? 3 बात आप समझ गए होंगे। एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगा, एक बात ही बोले। दूसरा बात बोले, जिस समय आप अपराध किए हैं उसी समय के कानून के तहत आपको सजा मिलेगा, सेकंड। थर्ड, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती न्यायालय के सामने गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना होगा। जबरदस्ती किसी को मारकर पीटकर आप जबरदस्ती ना बताइए कि हम ही चोरी किए, ऐसा करना गलत है। आगे बढ़े, अगर ऐसा कीजिएगा तो कोर्ट में पलटी मार देगा, उल्टा पुलिस की दिक्कत हो जाएगा।
कह देगा कि सर हम नहीं गच रहते, हमको मारे पीटे हैं गचेला, तो भाई वायलेशन है ना 20 के 3 का, मैंने 20 के अनुच्छेद का वायलेशन है 3 नंबर पे, ये 20 में ही सब बात है, 20 का वायलेशन है, तो ऐसा नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं। 20 में 3 बात याद रखिएगा, अपराध दोष से व्यक्ति का समझ, इन तीनों में से कोई एक दे दे परीक्षा में तो आप कहिएगा 20। कह देगा कि बोलिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं करना होगा, तो बोलेगा अनुच्छेद 20। वही कहेगा कि बताइए एक का अपराध के लिए 1 बार सजा का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में, बोलिएगा 20। कहेगा कि जिस समय कोई क्राइम किया उसी समय के उसको कानून के तहत सजा मिलेगा, अनुच्छेद बताइए बाबू, तो बोलिएगा 20। तीनों बात, कोई दिक्कत, हटाएं इसको बाबू। अब अनुच्छेद 21 की थोड़ा सा हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। 21 क्या करता है? 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इस पर एक किताब है, इतना मोटा मोटा अनुच्छेद 21 पे, केवल पूरा किताब है इतना मोटा। कोई लोग तो अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं 2.5 साल, इतना ज्यादा है। एक मिनट में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जान लीजिए जो आपको जरूरी है कंपटीशन के लिए। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बहुत सारे व्यक्ति को समझ में नहीं आता है सर, लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। बहुत सारे बच्चों को, लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को सरकार उसके प्राण, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसको प्राण जाने की नौबत आ जाए। मतलब क्या, मतलब समझिए, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि सर इसका मतलब तो ये भी हुआ कि अगर कोई व्यक्ति को कोई अपराध के लिए जेल में गया, उसको जेल में रख रहा है, वहां भी उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वायलेशन है, तो उसको छोड़कर, यानी सरकार द्वारा दिए गए अपराध का जो दंड है उसको छोड़कर आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं कर सकता है। मतलब क्या, बहुत चीज है इसमें। हमको मन है कि हम महाराष्ट्र घूम के आए, हम गए महाराष्ट्र घूमे, वहां के लोग, मराठी लोग कहा कि तुम लोग बिहारी कैसे आ गया जी, मारो, तो ये गलत है, अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। हमको जहां मन रहेगा हम वहां जाएंगे, जहाँ घूमना, सांस लेना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सारा हमारा फंडामेंटल राइट है, और यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति को घूमने में अच्छा लग रहा है तो आप औरंगाबाद से निकलकर आप चल गए घूमने पटना, तो कोई ही नहीं कहेगा कि भागो पटना से, क्यों कहेगा, यानी कि घूमना मेरा अच्छा लग रहा है हमको तो घूमेंगे। कोई व्यक्ति रोड पे सब्जी लगा के बेच रहा है, अगर वो नहीं बेचेगा तो उसको प्राण पर आफत आ जाएगा, मतलब उसको जिंदगी नहीं चलेगा बेचारा। तो उसको अगर सरकार उठाता है तो उसको देखते हैं जगह देता है, ले जाके कि जगह देगा ना तो इसका वायलेशन हो जाएगा अनुच्छेद 21 का। यानी कि सांस लेना, पढ़ना, खेलना, कूदना, कहीं आना जाना, घूमना, ये सारा हमारी स्वतंत्रता है। सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा, सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे हमारे प्राण जाने की नौबत आ जाए, सरकार के दंड को छोड़कर। यानी अनुच्छेद 21 यही कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं, यही ना कि कहीं घूम सकते हैं का प्राइवेट जगह पर नहीं, सरकारी कहीं भी, लेकिन जहाँ पर अलाउ हो आम आदमी को, वहाँ इन्हें कि खो जाएगा सिनेमा हॉल में, उन लोग के जो स्टाफ का जगह है, कहेगा कि ना घुसेंगे, अनुच्छेद 21 गलत है। आप कहाँ घूम सकते हैं, जैसे पार्क है घूमिए, रोड है घूमिए, कहीं डैम है घूमिए, कहीं जाइए, रोड पे टहलिए, मन है पढ़िए, कहीं भी जाके कुछ बोलिए, ये सारा यह हमारा है। यानी अनुच्छेद, अगर आप कोई कहीं घूम रहे हैं, कोई आपको रोक रहा है तो अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बात समझ में आ गई। चलिए, अनुच्छेद 21 के क क्या करता है, थोड़ा इसको समझिएगा।
21 के क 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, यानी जो जिनका उम्र 6 है 14 है, यानी 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, मतलब आप इसको समझिएगा बाबू, बढ़िया समझिएगा। देखिए कह रहा है कि जे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जैसे जो बच्चे 6 साल के हैं उससे बड़ा 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, वैसे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। तो ये सर ये होता कहाँ है? ये तो खाली लिखल है संविधान में, बाकी कोई पढ़ता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे देखते हैं सर होटल में काम करते हैं, घूमते हैं बेचारे, वो लोग बेचारे के पास पैसे ना रहता पढ़ेला। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागता है। कैसे? उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी है, सरकार ये कह के टाल देता है कि सरकारी स्कूल है ना, जाओ पढ़े। लेकिन सरकारी स्कूल की स्थिति सरकार ठीक नहीं कर रही। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको किसी भी हाल में पढ़ाए। जाके आप दिल्ली में देखिए, जबरदस्त स्कूल अरविंद केजरीवाल जी बनवाए हैं, वहाँ के बच्चे कितना पढ़ के कहाँ से कहाँ कर ले रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ के। सरकारी स्कूल में एसी है, हर चीज़ उपलब्ध है। बिहार में आप देख लीजिए हमारे यहाँ का स्थिति, सरकारी स्कूल में आप चल जाइए, वहाँ के बच्चों बेचारा कपड़ों ढंग से नहीं पहनता है, रो ऐसा ही घूम रहा है, टीचर को भी नहीं बुझा रहा है, टीचरों इसने बहाल है, इतनी स्थिति खराब है। तो सरकार क्या कहेगी? अगर सरकार को कोई इसका कंप्लेन लेके जाएगा अनुच्छेद 21 के का, तो कहेगी कि हम तो सरकारी स्कूल आइए, जाइए पढ़िए। लेकिन सरकारी स्कूल की क्या दशा है तो आप जानते हैं। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, और शिक्षा पाना भी मौलिक अधिकार है। जान जाइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। देखिए क ख ग ऐसे करके रहे तो समझ लीजिए कि उसको बाद में जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे देखो आप ऐसे देखिए 300 के क में संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया, यानी कि शुरू में नहीं था। आप ऐसे देखते होंगे कि 17 के ख, तो ये बाद में बना। इसे देखिए अनुच्छेद 1 से 395 ही तक है। अब उसमें उस अनुच्छेद में 21 से क ख 22 के ऐसे कर करके 444 या 447 वर्तमान में बना दिया गया है। तो ये नहीं है कि कोई कहेगा कि 444 अनुच्छेद में क्या कहता है, तो वो गलत पूछ रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 395 तक ही है, उसी में ऐड करके क ख करके अनुच्छेद बढ़ा दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना हर एक सरकार की जिम्मेदारी है। या 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। समझ रहे हैं बाबू बात? चलिए ये दोनों याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 21 के क, 21 के क। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 22 की। 22 में भी 3 बात कहता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 में क्या क्या कहता है? पहला बात, किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करने आई है तो उसको कारण बताना होगा। आई पुलिस हमको गिरफ्तार करने के, अमित कुमार जी चलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं, तो हमको अधिकार है और उसको काम है
कि बताएगा कि वो हमको क्यों गिरफ्तार कर रहा है। हम पूछेंगे कि क्या रीजन है सर, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हमको, तो बताएगा कि आपके खिलाफ वारंट है, तो ले चलिए। पूछना चाहिए, यहाँ के पुलिस से पूछेगा तो उल्टा मारे लेगा। सर तुमको हम बताएं, माने लक्षण पुलिस का जो जिस तरह से बिहेवियर है यहाँ का पुलिस का बहुत खराब है। आप इंग्लैंड वगैरह देशों में जाइए, इतना पुलिस का जो बिहेवियर है ऐसे आता है, महाशय हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, चलिए, इस तरह से। यहाँ के पुलिस आएगा तो बहरिए से गाड़ी देते आएगा। यानी हमारा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है पुलिस का, जो रवैया है बहुत खराब है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करता है उसको कारण बताना होगा। यानी अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी एवं निरोध पर संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध पर संरक्षण। अब आपको इसमें भी 3 बात है, जैसे 20 में 3 बात था। किसी भी व्यक्ति को, पहला बात, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। कह रहा है कि पुलिस अगर किसी को भी गिरफ्तार करने आती है तो उसको बताना होगा पुलिस को कि आप किस जुर्म में इनको गिरफ्तार करने आए हैं, बताना पड़ेगा। ये नियम है, नियम भला फॉलो ना हो लेकिन नियम फॉलो होना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं पूछते हैं क्या रीजन है, मान ली वकील को गिरफ्तार करने आएगा तो पूछेगा ना कि क्या रीजन है जी, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं बताइए, वो बोलेगा कि आपके खिलाफ वारंट है, चलिए तब ले जाएगा। यानी अनुच्छेद 21 कहता है, 22 के 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताओ। दूसरा बात 22 में क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा बात, 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, दंडाधिकारी जिसको बोलते हैं। यानी कि जैसे क्यों ऐसा होता है, देखिए हम आपको बताते। दूसरा बात बहुत जरूरी था संविधान में, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि सर ये बात आप क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मान लिया जाए सर सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या है कि किसी व्यक्ति को मान लिया जाए कि बिहार पुलिस मुंबई से गिरफ्तार करती है, मान लिया जाए कि एग्जाम्पल, उसको लाने में ही लग जाएगा 24 घंटा सर, तो पेश कैसे करेगा सर? तो बाबू लाने और ले जाने के समय को छोड़कर, जैसे मान लिया जाए कि आप अभी देखे होंगे, अभी एक केस हाईलाइट हुआ था विकास दुबे का मामला। पुलिस, ये उज्जैन पुलिस यानी मध्य प्रदेश की पुलिस उसको गिरफ्तार की, गिरफ्तार करके यूपी पुलिस को सौंपी। तो यूपी पुलिस को उसको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता। अगर ये ड्रामा नहीं करता, ड्रामा किया कि उलट गया इसे इसे लन पे, ड्रामे हैं कहिए तो गलत है, जो नहीं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि कानून है, हर चीज़ है। कानून क्यों है, कोर्ट क्यों है? अगर सब पुलिस ही डिसीजन करेगा तो कोर्ट क्यों है? ऐसे तो पुलिस आम आदमी को भी ले जाकर मार देगा। बहुत ऐसा है, जब बहुत ऐसा निर्दोष आदमी है जिसको पुलिस गिरफ्तार करके ले गया लेकिन वो निर्दोष होकर छूट गया। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 5-5 साल बिना मतलब के सजा काट लिए, तो उसको ही पुलिस ले जाते ही रास्ते में मार देता तो पता चलता कि रियली में दोषी है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ले जाने का समय छोड़। जैसे मान लिया मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लाने में 12 घंटा लगा, मान लिया जाए एग्जाम्पल, तो 12 घंटा वो हटा दीजिए, उसके बाद जो 24 घंटा होगा पेश करना होगा। आखिर क्यों पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर?
नहीं तो पुलिस को जिससे दुश्मनी रहेगा उसको उठा के लेके आएगा और उसको मारते रहेगा, 10-15 दिन तक मारेगा। तो गलत है ना, ऐसा गलत है। फिर पुलिस का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना कम पावर है तो पुलिस इतना बदमाशी करता है। अगर इतना पावर हो जाए पुलिस को तो लोगों को रोड पे चलने नहीं देगा। जितना आप देखते हैं कहीं कहीं कोई कोई पुलिस तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बहुत पुलिस जो है आप इस लॉकडाउन में देख लीजिए ना, पुलिस का रवैया आप देखिए, देखे होंगे आप। तो छोड़िए इस सब बातों को, हम बाद में करेंगे। तो जो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने, जैसे आप इसी को बोलते हैं चलान हो जाता है ना, कहते हैं कि चलान हो गया, क्यों हो जाता है? वही है, 24 घंटे के अंदर अगर आपको ले गया पुलिस, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाना ही पड़ेगा। दूसरा यही कहा कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करके आई तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। थर्ड बात, उसे पसंद के वकील रखने की भी अनुमति होगी। अगर वो चाहेगा कि हमारा वकील ही रहे तो वो रह सकता है। कहने का मतलब कि उसे हिरासत में लेने के बाद लिए गए व्यक्ति को पसंद के वकील से सलाह या परामर्श लेने का पूरा हक। पसंद के वकील से परामर्श लेने का पूरा हक। अब किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, ले गई, उसको इतना पूरा जिम्मेवारी तो उसको एक वकील रखने की अनुमति हो, उससे वकील मिले आएगा, वो अपने लोगों को कहेगा कि जाइए इस वकील को रखिए। मान लीजिए वह गरीब है, वो नहीं रख पाएगा तो फिर उसको सरकार उपलब्ध कराएगी वकील। तो आप याद रखिएगा कि पसंद के वकील से परामर्श लेने का उसे पूरा हक है, जो व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार किया। समझ रहे हैं तीनों बात? तो अनुच्छेद 22 में 3 बात है, तीनों बात याद होगा। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और पसंद के वकील से परामर्श लेने का उसे पूरा हक होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अनुच्छेद 22 तक हो गया, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अनुच्छेद 22 में पहला बात, गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और उससे अपना पसंद के वकील से परामर्श लेने का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 22 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके साथ दुर्व्यवहार या उसका खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते। आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है, नाम तो नहीं लेंगे, जहां पर महिलाओं की खरीद बिक्री होता है। बहुत ऐसा जगह है, पुलिस भी जानती है, चुप रहती है। यानी कि खरीद बिक्री यानी कि महिला हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी मानव जाति का लोग हो, उसका खरीद बिक्री नहीं कर सकते, उसके साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मतलब क्या, मान लिया कि कोई हमारे यहाँ काम करने वाला व्यक्ति है, तो क्या हम उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गलत कर रहे हैं, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 23 में यही बात कहता है, 23 में यही बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री या उसके साथ दुर्व्यवहार हम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 कहता है। उम्मीद करते हैं 23 आप समझ गए होंगे। 23 में कहता है कि मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। मनुष्यों का क्रय विक्रय
क्रय विक्रय तथा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। याद रखिए 23 में 2 बात, किसी भी मनुष्य के खरीद बिक्री नहीं होगा। मान लिया आपके घर बहुत ऐसे लोग हैं बेच देते हैं, पैसा गरीबी हालत इतना है बाल बच्चा को बेच देता है, बहुत ऐसा है, गलत है, गैर कानूनी है। यानी कि आप किसी का भी खरीद बिक्री नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसके लिए आपको सजा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब, इतने गरीबी है देश में, बहुत जगह पर इतना गरीबी है कि लोग अपने बाल बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को बेच देते हैं और उसको खरीद लेता है, खरीद के उसको बंधुआ मजदूर बना के रखता है अपने घर में। तो ऐसा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 ही करता है कि किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, उसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 है। और आज के लिए अंतिम अनुच्छेद हम आपको 24 बता रहे हैं क्या होना चाहिए। 24 सुनिए, 24 सब कोई जानते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा, जो उसका उम्र 14 साल से कम हो, वैसे बच्चों को काल कारखाने में जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते आप। नहीं समझे? या कोई काम नहीं करवा सकते। आप होटल में देखे होंगे, एक बार छापा मारा रहा था, छोटे छोटे बच्चों को रेक्सिव किया जा रहा था ताकि बच्चे जो छोटे छोटे उनको पढ़ने का उम्र में वो काम कर रहे हैं होटल में, तो ऐसा नहीं कर सकते। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काल कारखाने में काम करना या कोई भी जोखिम भरा काम करना नहीं है, करवाना नहीं है। और जो करवाता है वही दोषी है और जो कर रहा है उसको भी पकड़ा जाता है। आप देखते होंगे कि बच्चों को होटलों से छापामारी होता है तो होटल से छोटे छोटे बच्चों को प्राप्त किया जाता है। देखते हैं जो वहाँ बर्तन मैजते हैं, खाना लगाते हैं, सब काम करते हैं। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काल कारखाने में या कोई भी जोखिम भरा काम, चाहे कोई भी काम, जोखिम भरा का कोई भी काम आप नहीं करवा सकते हैं, उनके साथ कोई मजदूरी नहीं करा सकते आप। अनुच्छेद 24 यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कम उम्र के बच्चों को काल कारखाने में कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। अब यहाँ जोखिम भरा लिखा हुआ है लेकिन आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। आप किसी भी बच्चा को जिसका उम्र 14 साल से कम होता हो, वैसे बच्चे को काल कारखाने में या होटल में या कहीं भी आप काम नहीं करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कानूनन आपको सजा मिलेगा, यानी प्रतिबंध है, इस पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काल कारखाने में कोई भी काम आप नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसा करवा रहे हैं तो आप गलत हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए एक आध अनुच्छेद और आपको बता देते हैं, इसको आप कर लीजिए। हटाएं इसको। अनुच्छेद 25 और 26 बता देते हैं, 2 और बता। 25 अनुच्छेद क्या करता है? 24 समझ गया, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काल कारखाने में कोई भी काम नहीं करवाना है। 25 कहता है कोई, भारत चूंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक, जो धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। अब यहाँ के जो लोग रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वह यहाँ के लोगों को जो भी, जैसे यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख, ईसाई, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो उन सारे लोगों को अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। कहने का मतलब कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं।
स्वयं खुद की इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। अब देखिए बहुत सारे लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, गलत है। यानी खुद के स्वयं की इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 कह रहा है कि किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें हमको कोई रोक नहीं सकता है, और अगर कोई ऐसा करेगा तो वह कानूनन अपराध होगा। कोई दिक्कत 25 समझ में? जैसे हम जो भी धर्म के हैं, हमको जो धर्म मानना है मानेंगे, उसका प्रचार प्रसार अपनी इच्छा से, जबरदस्ती किसी को नहीं, यानी स्वयं की इच्छा से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सके। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस देश की खूबसूरती है। फ्रीडम है, आजादी है, जो धर्म मानना है माने। जो देश धार्मिक रूप से धर्म से ग्रसित होता है वो देश बर्बाद हो जाता है। वहाँ आतंकवाद पैदा होते हैं, वहाँ विभिन्न अलगाववाद पैदा होते हैं। तो यही हमारी खासियत है इंडिया की। हमारे देश में लोकतंत्र है और यह लोकतंत्र हमें किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देती है। अनुच्छेद 25। एक लास्ट बताते हैं आपको, ना तो आप भी गड़बड़ाने लगेगा। लास्ट 26 सुन लीजिए। कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्था खोल सकता है और उससे धन कमा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। जैसे कोई व्यक्ति खोलता है धार्मिक संस्था, गुरुकुल होता है, देखते होंगे, इस मदरसा होता है, तो सारा लोग अपना धार्मिक संस्था जिसमें धर्म की बात बताएं खोल सकता है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर आप धार्मिक बात नहीं बता सकते। समझ रहे हैं बात? जैसे कोई स्कूल है, उसमें जबरदस्ती कोई आप ना कहिएगा कि आप ये करो तो करो, कोई स्पेशली धर्म की बात आपको नहीं बताना है। 26 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्था खोल सकता है और इससे धन अर्जित कर सकता है, इस पर कोई पाबंदी कोई नहीं लगाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा धार्मिक संस्था खोल सकता है, उसको चला सकता है, उससे धन कमा सकता है अपने मन से। बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं कि 26 आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान ये देना है कि 26 में कहा कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्था खोल सकता है, उसको चला सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप सारे बातों को ध्यान में रखिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हौसला देते हैं, हम पढ़ाते हैं आपको, तो आपको हम पढ़ाएंगे, सारा बात पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे। तो समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, जो वादा किए हैं उसको ज़रूर निभाएंगे। मेहनत करिए, पढ़िए, और हर एक लोगों को जो आपको पढ़ाता है उसको इज्जत सम्मान दीजिए। आप लोग का इज्जत सम्मान ही हमें आप लोग को आगे बढ़ाने में काम देता है, हमें सपोर्ट करता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको पढ़ा पाएँ। तो आप एक दिन गैप करके ही हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे ताकि आप देख पाएँ। बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाते थे, तो देखिए, सीखिए, पढ़िए, समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। मेरा पर्सनल नंबर आप जानते ही हैं। तो पढ़िए, लिखिए, कभी भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बेझिझक हमसे बोलिए। हम आपको जब तक क्लास नहीं खुलेगा, अभी फिर से हो सकता है क्लास अब तो नहीं खुलेगा अगस्त में, तो 1 महीना और बढ़ जाइए। उसके बाद दशहरा, दीपावली, ईद, मुहर्रम का ईद हो जाएगा, तो फिर और दिक्कत है। तो इसलिए पढ़ना है, मेहनत करना है। चलिए, मिलजुल के रहिए, और जो भी मुस्लिम भाई हैं उन्हें ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया से मनाइए, घर में रहिए। धन्यवाद।